नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से इतिहास की पुस्तक क्लास 10वीं की क्लास 10 की पुस्तक इतिहास की चैप्टर 3 भूमंडलीकरण वाला चैप्टर जो मैंने पिछले वीडियो में 68 क्वेश्चन कराया था, उसके आगे के क्वेश्चन को मैं लेकर आपके सामने आया हूं। आशा करता हूं हमारे द्वारा किया गया प्रयास या आपको पसंद आएगा, हमको पसंद आएगा, आपको भी पसंद आएगा। ठीक है, मैं आगे ये आशा करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के क्वेश्चन का लाभ उठाने के लिए लोगों में इसे बताएं भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन यह है कि अफ्रीका में लोगों को नियंत्रित करने के लिए यूरोपियन ने कौन से तरीके अपनाए? कर का भुगतान काम करके, उत्तराधिकार के नियमों में बदलाव, खान कर्मियों को बाड़े में बंद रखना, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कैप ऑफ गुड होप किस महादेश की दक्षिणतम बिंदु है? एशिया की, अफ्रीका की, यूरोप की, उत्तरी अमेरिका की? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका की। अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु को कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है। रिंडर पेस्ट ने अफ्रीका के कितने प्रतिशत मवेशियों को मार दिया? 50%, 60%, 70%, 90%? इसका आंसर होगा डी, 90%। ठीक है, किस महादेश के लोग तनख्वाह पर काम करना पसंद नहीं करते थे? तो इसका आंसर क्या होगा? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एशिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। अफ्रीका के लोग तनख्वाह पर काम करना पसंद नहीं करते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एरिट्रिया देश किस महासागर के तट पर बसा हुआ? एक्चुअल में थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ, या लिखने वाले ने थोड़ा सा गलती की है। महासागर नहीं होना चाहिए, यहाँ सागर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि महासागर सागर से बड़ा होता है। तो क्वेश्चन है एरिट्रिया किस सागर के तट पर बसा हुआ था? तो इसका आंसर लाल सागर होगा कि अरब सागर होगा या फारस की खाड़ी होगा या हिंद महासागर होगा? तो मैंने आपको मैप पर पढ़ाया था, ठीक है, कि ये जो है इसका आंसर होगा लाल सागर। एरिट्रिया जो है अफ्रीका के पूर्वी साइड में है और ये लाल सागर के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 19वीं सदी में भारत से जो मजदूर दूसरे देशों में काम करने जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो अनुबंधित मजदूर, गिरमिटिया मजदूर, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अनुबंधित मजदूर को ही गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, इसलिए इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। मुझे यह आभास होता है कि जो यहाँ क्लास करते होंगे ट्रस्ट इंस्टीट्यूट में, उन्हें ये क्वेश्चन बनाने में 5 से 10 मिनट भी समय नहीं लगेगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, गिरमिटिया मजदूर कितने दिनों तक काम कर अपने स्वदेश लौट सकते थे? एक्चुअल में यहाँ दिन नहीं, यहाँ साल होना चाहिए। कितने सालों तक काम करके अपने स्वदेश लौट सकते थे? इसका आंसर क्या होगा? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? इसका आंसर होगा 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। गिरमिटिया मजदूर भारत के किस भाग से आते थे? ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, तमिलनाडु, इनमें से सभी? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। गिरमिटिया मजदूर उत्तर प्रदेश से भी आते थे, बिहार से भी आते थे, मध्य भारत से भी आते और तमिलनाडु से भी आते थे। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में ले जाया जाता था? कैरिबियाई द्वीप, मॉरिशस, फिजी, सभी? ठीक है, मैंने आपको मैप पर यह सब चीज़ कराया हुआ है। कैरिबियाई द्वीप, मॉरिशस, फिजी, सभी? इसका आंसर होगा सभी। ठीक है, तमिल प्रवासी कहाँ जाकर काम करते थे? सिलोन में, मलाया में, कैरिबियाई द्वीप समूह, ए बी दोनों? ठीक है, तो तमिल प्रवासी कहाँ जाकर काम करते थे? तो इसका आंसर होगा ए और बी। ठीक है, तमिल प्रवासी जो थे वो सिलोन और मलाया दोनों जगह काम करने जाते थे। ठीक है, सिलोन मतलब यहाँ श्रीलंका हो गया। ठीक है, मैंने क्लास में सब समझा चुके हूँ। गिरमिटिया मजदूर प्रथा को 19वीं सदी में क्या नाम दिया गया? ठीक है, गिरमिटिया मजदूर को 19वीं सदी में क्या नाम दिया गया? पुरानी दास प्रथा, नई दास प्रथा, बेगारी प्रथा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। ठीक है, नई दास प्रथा। ठीक है, किताब को यदि आपने ईमानदारी से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप आराम से बनाएंगे। ठीक है, त्रिनाद में मुहर्रम के जुलूस को क्या नाम दिया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन शायद जैक में आया हुआ है या सीबीएसई में इस बार क्लास 10 में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है त्रिनाद में मुहर्रम के जुलूस को क्या नाम दिया गया? तो इसका आंसर होगा ए, होसे। ठीक है, होसे कहा गया है। अगला क्वेश्चन, रास्ता फरियानवाद क्या था? ठीक है, रास्ता फरियानवाद क्या था? विद्रोही धर्म, म्यूजिक, नृत्य, विचार? जी ठीक है, इसका आंसर होगा क्या? विद्रोही धर्म होगा, म्यूजिक होगा, नृत्य या विचार? इसका आंसर होगा ए, विद्रोही धर्म।
ठीक है। रास्ता फरियानवाद को किसने शिखर पर पहुंचाया? बॉब मॉर्ले, इमाम हुसैन, भारतीय लोग, कैरेबियाई लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? बॉब मॉर्ले, बॉब मॉर्ले, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है कि बॉब मॉर्ले कहाँ के थे? जमैका के, मॉरिशस के, त्रिनाद या सूरीनाम के? तो इसका आंसर होगा ए, जमैका के, जमैका के। त्रिनाद में इमाम हुसैन के नाम पर कौन सा पर्व मनाया गया? होसे, रास्ता फरियानवाद, चटनी म्यूजिक और इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होसे। ठीक है। इनमें से कौन अनुबंधित मजदूर के वंशज हैं? ठीक है। तो VS नायपॉल हैं, राम नरेश सरवन है, शिव नारायण चंद्रपॉल है या सभी हैं? तो इसका आंसर होगा सभी, सभी अनुबंधित मजदूर हैं। ठीक है। और ये ठीक है, इनमें से किस भारतीय मूल के लोग उनको नोबेल पुरस्कार मिला है? ठीक है। VS नायपॉल, राम नरेश सरवन, शिव नारायण चंद्रपॉल, इनमें से सभी। तो VS नायपॉल को जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ऑप्शन नंबर ए 18 19 नंबर। ठीक है, थोड़ा नंबरिंग में गलती हुआ है। ठीक है, 18 19 नंबर क्वेश्चन होगा। VS नायपॉल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था VS नायपॉल को? साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में या भौतिकी के क्षेत्र में? ठीक है, इसका आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, 19 नंबर। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था को कब खत्म कर दिया गया? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में? तो इसका आंसर होगा 1921 में। ठीक है, क्लास में ये सब डिस्कशन हो चुका कि क्यों खत्म कर दिया गया था। ठीक है, जो क्लास किए होंगे उन्हें आप ये सब कहानी याद आ रही होगी। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन हो गया। आते आते हैं 20 नंबर। कैरेबियाई द्वीप के लोग गिरमिटिया मजदूर को क्या मानते थे? कूली मानते थे कि शाही मजदूर मानते थे कि भगोड़ा मजदूर मानते थे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा कूली माना जाता था उनके। 21 नंबर क्वेश्चन। शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोट्टी चेट्टियार बैंकर किस क्षेत्र के व्यापार के लिए कर्ज देते थे? मध्य एशिया के लिए, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए, ए बी दोनों या अफ्रीका? इसका आंसर होगा मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों होगा। इसका ऑप्शन होगा सी नंबर आंसर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन नंबर ऐसी है 23 होगा लेकिन नंबरिंग में गलती हुई है। ठीक है, 22 नंबर। 1860 के दशक में कौन व्यापारी वर्ग दुनिया भर के बंदरगाहों पर एम्पोरियम खोले? ठीक है, कौन सा व्यापारी वर्ग जो है वो दुनिया भर के बंदरगाहों पर एम्पोरियम खोले? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शिकारीपुरी श्रॉफ होगा कि नट्टू कोट्टी चेट्टियार होगा? ठीक है, या हैदराबादी सिंधी होगा? इनमें से सभी। इसका होगा आंसर सी नंबर ऑप्शन, हैदराबादी सिंधी। ठीक है, ये सब क्लास में डिस्कस हो चुका था। 1830 के आसपास भारत से निर्यात में सूती कपड़ा का हिस्सा कितना था? 30%, 15%, 5% और 3%। तो इसका आंसर होगा 30%। ठीक है, सब क्लास में डिस्कस हो चुका है सब। 1815 में भारत से निर्यात में सूती कपड़ा का हिस्सा कितना रह गया? 30%, 15%, 5%, 3%। तो इसका आंसर होगा 15%, ऑप्शन नंबर बी। 1870 तक भारत से निर्यात में सूती कपड़ा का हिस्सा कितना रह गया? 30%, 20%, 3%, 5%। तो इसका आंसर होगा 3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1812 से 1871 के बीच कच्चा कपास का निर्यात 5% से बढ़कर कितना हो गया? ये सब भारत के संदर्भ में बोला जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 30%, 35%, 40%, 7%। तो 5% से बढ़कर ये 35% हो गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक है, यूरोप के गरीबों के पास पहले कौन से खाद्य पदार्थ उपलब्ध थी? आलू, ब्रेड, ए बी दोनों, मांस? तो इसका आंसर होगा आलू और ब्रेड। पहले यूरोप के गरीबों के पास आलू और ब्रेड ही खाने का था। ठीक है, इसका आंसर होगा ए और बी, आलू और ब्रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का दुष्परिणाम क्या निकला? स्वतंत्रता छिन गई या स्वतंत्रता का छिनना, आजीविका छिनना, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, स्वतंत्रता भी छिन गई और आजीविका भी छिन गई। भारत के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो यहाँ के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया, तो आजीविका छिन गई और हमारी स्वतंत्रता तो छीन ही ली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, कहता है यूरोप के ताकतवर देशों ने कहाँ एक सम्मेलन आयोजित कर अफ्रीका को आपस में बांट लिया था?
पेरिस में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बीजिंग, ऑप्शन नंबर सी बर्लिन, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर क्या होगा? बर्लिन, बर्लिन में, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका के बंटवारे के संबंध में बर्लिन में बैठक कब आयोजित की गई? ठीक है, 1775 में ईस्वी में, या 1785 में, या 1885 में, या 1886 में। तो इसका आंसर होगा 1885, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 31 नंबर, 19वीं सदी के आखिर में किस देश में अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में काफ़ी वृद्धि की है? दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ शासन शब्द गलत लिखा गया है, ताली वर्षो होना चाहिए आगे वाले में 100 में, और क्षेत्रफल भी गलत है, यक्षों वाले क्षेत्रफल होना चाहिए, थोड़ा लिखने में गलती हुई है, ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 19वीं सदी के आखिर में किस देश में अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में काफ़ी वृद्धि की? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ए या सी दोनों। एक्चुअल में दोस्तों यहाँ फिर से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, यहाँ ऑप्शन लिखने में गलती हुई है। इसका आंसर होगा बी और सी, ठीक है, मतलब फ्रांस और ब्रिटेन। फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ ऑप्शन जो है डी नंबर की जगह ए, सी की जगह बी और सी होगा, मतलब ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने विदेशी शासन वाले क्षेत्र में, ठीक है, क्या बी, और इसका आंसर होगा बी और सी, मतलब ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में काफ़ी वृद्धि की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी के आखिर में औपनिवेशिक ताकत के रूप में सामने आया। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा और छूटा है कि 19वीं सदी के आखिर में कौन नई औपनिवेशिक ताकत के रूप में, यहाँ वर्ड होना चाहिए, यहाँ कौन सा वर्ड होना चाहिए, एक लिखने में यहाँ भी भूल हुआ है, क्या नई औपनिवेशिक ताकत, ठीक है, नई औपनिवेशिक ताकत, ठीक है। 19वीं सदी के आखिर में कौन नई उपनिवेशिक ताकत के रूप में सामने आया? तो इसका आंसर क्या होगा? बेल्जियम और जर्मनी, मतलब इसका आंसर, यहाँ ऑप्शन बनाने में भी थोड़ी भूल हुई, इसका आंसर होगा बी और डी, ठीक है। बेल्जियम और जर्मनी ये नई औपनिवेशिक ताकत के रूप में बने थे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का फिर से मैं ट्राई बोलता हूँ, 19वीं सदी के आखिर में कौन नई औपनिवेशिक ताकत के रूप में सामने आया? तो इसका आंसर होगा सी और डी, बेल्जियम और जर्मनी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, 1890 के दशक, ठीक है, दशक भी यहाँ गलत है, ताली वर्ष होना चाहिए। 1890 के दशक में कि अमेरिका ने किसके कब्जे में रह चुके क्षेत्रों पर अधिकार कर औपनिवेशिक ताकत बनाया? ठीक है, यहाँ भी क्षेत्रों में गलत शब्द लिखा, यक्षों वाला क्षेत्र होना चाहिए। 1890 के दशक के अमेरिका ने किसके कब्जे में रह चुके क्षेत्रों पर अधिकार कर औपनिवेशिक ताकत बन गया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन या जर्मनी? इसका आंसर होगा सी, स्पेन। इसका आंसर होगा स्पेन। इसका क्या होगा? स्पेन होगा, ठीक है, स्पेन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिविंगस्टोन मिशनरी के खोज के लिए किसे भेजा था? हेनरी मार्टन स्टेनली, क्रिस्टोफर कोलंबस, जॉन विनथॉर्प या इनमें से सभी? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हेनरी मार्टन स्टेनली, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किताबों ने, जो भी विद्यार्थी किताबों को ढंग से पढ़ा होगा वो सारे क्वेश्चन बनाएंगे, और जो विद्यार्थी यहाँ क्लास किए होंगे मैं उनको बता चुका हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की यह खासियत होती है कि बच्चे को एक एक लाइन किताब को पढ़ाया जाता है। ठीक है, ठीक क्वेश्चन आंसर नहीं कराया जाता। आगे देखता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, 35 नंबर, न्यूयॉर्क हेराल्ड ने हेनरी मार्टन स्टेनली को लिविंगस्टोन मिशनरी की खोज के लिए कहाँ भेजा था? ठीक है, तो इसका क्या होगा? एशिया भेजा था कि अफ्रीका भेजा था कि अमेरिका भेजा था कि ऑस्ट्रेलिया? मतलब न्यूयॉर्क हेराल्ड ने हेनरी मार्टन स्टेनली को एशिया भेजा था, अफ्रीका भेजा था, अमेरिका भेजा था कि ऑस्ट्रेलिया? किसकी खोज के लिए? लिविंगस्टोन मिशनरी की खोज के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका भेजा था इसको। ठीक है, उसके बाद हेनरी मार्टन स्टेनली को अफ्रीका लिविंगस्टोन मिशनरी की खोज के लिए किसने भेजा था? क्वेश्चन मैं तो फिर से उलट कर रख दिया हूँ। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भेजा था कि द गार्जियन ने भेजा था कि न्यूयॉर्क हेराल्ड ने भेजा था या द वॉल स्ट्रीट जनरल में? तो इसका आंसर हो गया न्यूयॉर्क हेराल्ड। अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने देखा था, इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क हेराल्ड। न्यूयॉर्क हेराल्ड जो था उसने ही, एक समाचार पत्र था, उसने ही भेजा था हेनरी मार्टिन स्टेनली को अफ्रीका में लिविंगस्टोन मिशनरी की खोज के लिए। रिंडर पेस्ट, जिसको मवेशी प्लेग भी कहा जाता है, सबसे पहले अफ्रीका में कब आया था? ठीक है, तो 1880 के दशक में, 1870 के दशक में, कि 1890 के दशक में, 1800 के दशक में? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, 1880 के दशक में। ठीक है,
एरिट्रिया किस महादेश में है, ठीक है, एरिट्रिया किस महादेश में है, ठीक है, एशिया में है कि यूरोप में है कि अफ्रीका में है कि अमेरिका में है। दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने बच्चों को क्लास में मैपिंग भी कराया हूं, इस तरह के ज्योग्राफिकल चीज़ों को मैंने मैपिंग भी कराया हूं, ठीक है। तो जो बच्चे क्लास किए होंगे उन्हें पता आ रहा होगा कि इसका आंसर अफ्रीका होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका एग्जैक्ट यदि आंसर देखा जाए तो पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका। एरिट्रिया किस महादेश में पड़ता है? तो पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं 39 नंबर, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी कहाँ से आई थी, ठीक है, रिंडर पेस्ट नामक बीमारी कहाँ से आई थी? एशिया से आई थी कि यूरोप से आई थी कि दक्षिण अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका से आई थी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एशिया से, ठीक है, एशिया से आई थी, ठीक है। एक्चुअल में मैंने क्लास में डिस्कशन किया था कि यहाँ पर रिंडर पेस्ट नामक जो बीमारी हुई थी वो इटालवी यात्री को, इटालवी सैनिकों के भोजन के लिए जो एशिया से मवेशी लाया जाता था, तो अफ्रीका में एरिट्रिया में जो लाया गया था उनके भोजन के लिए एशिया से, तो वही मवेशियों के साथ एशिया से यह बीमारी भी पहुंच गई थी। क्लास में ये सब क्वेश्चन सारा डिस्कस हो चुका है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रिटिश सरकार कहाँ अफीम की खेती करवाती थी, ठीक है। तो कहाँ? भारत में अफीम की खेती करवाती थी, इसका आंसर होगा भारत, 40 का ए, भारत, ठीक है, ठीक है। इस सब का क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार अफीम का निर्यात कहाँ करती थी, ठीक है। तो अमेरिका में करती थी या ब्रिटेन में करती थी या चीन में करती थी या दक्षिण अफ्रीका में करती थी? दोस्तों अफीम भारत में उपजता था और इसे बेचा जाता था चीन में ले जाकर, ठीक है। इसके बारे में मैं क्लास में बता चुका हूँ कि भारत ब्रिटिश सरकार जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, व्यापार को अपने संतुलित करने के लिए चीन में जो था अफीम बेचती थी, ठीक है, अफीम बेचती थी, ठीक है, अफीम भारत में उपजाती थी, चीन में बेचती थी और वहाँ से बदले में चाय लाती थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन 41 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? जनवरी 1914, नवंबर 1914, अगस्त 1914, नवंबर 1914। चूंकि यहाँ देखिए बी और डी जो ऑप्शन है वो दोनों सेम हो गया। एक्चुअल में इसका आंसर जो होगा वो अगस्त 1914, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, अगस्त 1914 नंबर, ठीक है, अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 43 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध कितने समय तक चला था? 3 साल से अधिक, 5 साल से अधिक, 6 साल से अधिक या 4 साल से अधिक? तो इसका आंसर होगा 4 साल से अधिक, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में कितने लोग मारे गए थे, ठीक है। 90 लाख से ज़्यादा, 1.5 करोड़ से ज़्यादा, 2 करोड़ से ज़्यादा या 93 लाख से ज़्यादा? तो इसका आंसर होगा 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। यदि आप किताब को ठीक से पढ़ा होगा तो वहाँ स्पष्ट लिखा है कि 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 2 करोड़ से ज़्यादा घायल हुए थे। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन कर्ज किस देश से लिया था, ठीक है। ब्रिटेन की माली हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी इस युद्ध के पश्चात, तो अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए वे चीन से कर्ज लिया था कि अमेरिका से या जापान से या स्पेन से? एक्चुअल में इसका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, अमेरिका से को कर्ज लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, 1920 के दशक में किस देश की खासियत, ठीक है, किस देश की खासियत बृहत उत्पादन के चलन का था, मास प्रोडक्शन का सिस्टम लागू किया था? अमेरिका में, चीन में, जापान या ब्रिटेन में? तो इसका आंसर होगा ए, अमेरिका में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर होगा इसका ए, ठीक है, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 47, बृहत उत्पादन पद्धति पर बनी पहली कार कौन थी? टी मॉडल कार या एस मॉडल कार या एक्स मॉडल कार या जी मॉडल कार? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, टी मॉडल कार, ठीक है, टी मॉडल कार, ठीक है। मैं बता चुका था ये सब क्लास में। उसके बाद विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई? 1929 में, 1932 में, 1939 में, 1949 में? तो इसका आंसर होगा 1929 में। मैंने कारण भी बताया था इसका क्लास में, क्या क्या कारण था आने का। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ग्रामोफोन को लोग किस व्यवस्था के तहत लोग खरीद लेते थे, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? हायर परचेज व्यवस्था, लोअर परचेज व्यवस्था, इक्वल परचेज व्यवस्था या होम चार्जेज? ठीक है, इसका आंसर होगा हायर परचेज व्यवस्था, ठीक है। जस्ट लाइक अभी का ईएमआई समझ लीजिए, ठीक है। अभी जैसे ईएमआई पर चीज़ें खरीदते हैं ना, उसी तरह ये चीज़ थी वहाँ पर भी, ठीक है, हायर परचेज व्यवस्था का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, आर्थिक मंदी अपने चरम पर कब थी? 1932, 1933, 1934, 1935? दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऑप्शन देने में यहाँ गलती हो गई है, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। इसका आंसर होगा आर्थिक मंदी अपने चरम पर 1931 में थी। बुक में एकदम स्पष्ट लिखा है कि 1931 में, 1931 में आर्थिक मंदी अपने चरम पर थी, ठीक है।
तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए क्लास 10 की जो ज्योग्राफी की भूमंडलीकरण का जो चैप्टर था अध्याय 3 का, उससे मैंने 50 क्वेश्चन डाला हूं। आशा करता हूं आप लोग इसे पसंद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो और आने वाला, इसी चैप्टर का और क्वेश्चन आएगा। मैं बारीकी से सारी चीज़ों को लेकर चल रहा हूं। आपसे आशा करता हूं कि आप इसे पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी मेरे चैनल के बारे में बताएंगे। ठीक है, आपसे आशा रखता हूं कि आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दूंगा। दोनों का भविष्य इसमें उज्जवल है। धन्यवाद। नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।